हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है फिर से हमारा तीसरा दिन है और आज का क्लास फिर से हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एल्केन कैसे बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड 7 या 8 तरीके हमने बताए थे कि एल्केन बनाने की विधियां क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है एल्केन्स के जो है भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, एल्केन के भौतिक गुण जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, या यूं कह लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। ठीक है, फिजिकल मतलब होता है कि वो बाहर से दिखने में, कलर में, रंग में कैसे होते हैं। तो सबसे जो बेसिक पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रंगहीन होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं, गंधहीन होंगे, टेस्टलेस हो सॉरी स्मेललेस होते हैं और स्वादहीन होते हैं। ठीक है, मतलब कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई स्मेल नहीं होगी, कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस या स्मेललेस कह सकते हैं। ठीक है, और टेस्टलेस। ठीक है, ये जो है पहला गुण है कि आप देख के पता नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलर कोई नहीं होता है। ठीक है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, ये तीनों तो नॉर्मल चीजें हैं जो सब जगह लिखी मिल जाएंगी। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूं आप सबको। वो है इसके भौतिक गुण में जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसकी संरचना क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो जनरली जो बताया जाता है हम बेसिक लेके चलते हैं। CH4 जो मेथेन होता है, ठीक है, ये माना जाता है कि CH4 में जो कार्बन होता है वो sp3 संकरण का होता है। कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। कार्बन की का जो है परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। यस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होता है। ठीक है, तो दो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसका वैकेंट है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट है जिसको हम GS लिखते हैं या आद्य अवस्था लिखते हैं। ठीक है, ये अपने नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य स्थिति में ये कार्बन ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको थोड़ा एक्साइटेड अवस्था में आ जाता है तो क्या होता है, ये जो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले में जंप कर जाता है। ठीक है, इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। फिर क्या होता है, फिर जो हमारा 4 हाइड्रोजन है, एक इधर आके जुड़ जाता है, एक इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे। ठीक है, तो एक s और 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए कहा जाता है कि ये sp3 संकरण में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो जो मेन बेसिक पॉइंट है इसका स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबको पता है कि sp3 जो संकरण होता है वो पता होना चाहिए कि चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल। तो यानी जो भी एल्केन्स होते हैं, ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूं, उन एल्केन्स की संरचना जैसे हमने लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, CH4। ठीक है, ये सामान्य सूत्र है जिसको हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक सामान्य संरचना है जिसको हम दिखा देते हैं कि CH4 ऐसे होता है, लेकिन असल में जो CH4 होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, और हर दो हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सॉरी एंगल होता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो एल्केन के जितने भी आपके पास चतुष्फलकीय संरचनाएं, एल्केन जितने भी होते हैं सबकी चतुष्फलकीय संरचनाएं होती हैं, और सबकी आकृति चतुष्फलकीय होने के साथ साथ 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया जाता है। तो ये बेसिक, ये होता है कि इसकी बेसिक संरचना इतनी होती है। ठीक है, ऐसी है। तो ये मैंने बस जानकारी के लिए बता दिया। तो एल्केन अगर आपसे कोई भी पूछता है, ठीक है, कि एल्केन की संरचना क्या होती है, तो एल्केन की संरचना में सबसे पहले आपको क्या बताना है कि चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। ठीक है,
टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, तो ये एक बेसिक संरचना है, ठीक है, एल्केन्स की। अब जो संरचना के बाद जो इसका दूसरा मेन पॉइंट आता है वो हमारा है विलेयता। विलेयता को हम घुलनशीलता भी कहते हैं, सॉल्युबिलिटी, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब एल्केन किन किन चीजों में घुल जाते हैं, किन किन चीजों में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सबको पता है कि एल्केन जो है कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन की के बीच जो बॉन्ड बना होता है, ठीक है, और इन कार्बन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपने खींचने की क्षमता, वो ऑलमोस्ट समान होती है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास मेथेन है, ठीक है, अब जितना इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींच रहा है उतना इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन खींच रहा है। सेम इधर हो जाता है, सेम इधर हो जाता है, सेम इधर है, उसी तरीके से इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है, बहुत ही कम जो है अंतर होता है। तो अभी क्या होगा कि अगर कम अंतर है तो ना ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास लेके जा पाएगा, ना हाइड्रोजन लेके पास अपने पास लेके जा पाएगा। अगर ऐसा होता कि हाइड्रोजन की ज्यादा होती तो क्या होता, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता तो कार्बन के ऊपर प्लस आ जाता, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आ जाता। लेकिन जब दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है, तो फिर क्या होता है कि ना तो ये अपने पास पूरा लेके जा पाता है, ना तो ये, तो कहीं भी प्लस माइनस जनरेट नहीं होता है। और जब प्लस माइनस का चार्ज नहीं आएगा, प्लस माइनस का आवेश नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर बोलते हैं, मतलब अध्रुवीय, मतलब कोई ध्रुव नहीं बना, ध्रुव मतलब प्लस माइनस। ठीक है, तो अध्रुवीय, अगर प्लस माइनस बन जाता तो हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय, पोलर है ये। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, तो इसलिए जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है कि जो एल्केन होते हैं, ठीक है, अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवीय, नॉन पोलर। अच्छा, अब इससे घुलनशीलता कैसे डिसाइड होती है, घुलनशीलता हम कैसे निर्धारित करते हैं कि पोलर है कि नॉन पोलर है, सॉरी, अध्रुवीय है कि ध्रुवीय है। हमें पता चल गया क्यों अध्रुवीय है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है वो समान रूप से होती है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा, तो प्लस माइनस जनरेट नहीं होता, इसलिए अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय जो है होते हैं, तो इसकी घुलनशीलता से क्या लेना देना है अब बताते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है टिट फॉर टैट। ठीक है, टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। यहां से कॉन्सेप्ट समझना है, किसी भी चीज की घुलनशीलता जाननी है तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। यानी एल्केन क्या है, नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, तो इनकी घुलनशीलता किस में होगी, इनकी घुलनशीलता किस में होगी, अध्रुवीय विलायकों में होगी, अध्रुवीय विलायक। ठीक है, अगर एल्केन अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, ठीक है, और अगर ये टिट फॉर टैट कॉन्सेप्ट इसीलिए है, ध्रुवीय है, ठीक है, कोई यौगिक, तो वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, यानी टिट फॉर टैट, जैसा जो है वो उसी में घुलेगा। ठीक है, और चूंकि हमको पता है कि एल्केन क्या है, अध्रुवीय होते हैं, तो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। अध्रुवीय विलायक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई एसिड हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है, इसके अलावा वाटर हो गया, जल। ठीक है, क्यों ये ऐसा क्यों है, क्योंकि एसिड हम अगर HCl ले लेंगे तो किसमें H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, यहाँ पे दो ध्रुव बन गए, ठीक है, प्लस माइनस दो चार्ज हो गए। H2O किस में हो जाएगा, H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, हाँ सॉरी, ये ध्रुवीय का बात, ध्रुवीय का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ध्रुवीय ऐसे हो गए। ठीक है, तो जो कोई अगर कोई भी यौगिक ध्रुवीय है तो वह ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील हो जाएगा, जैसे एसिड और इसमें। अध्रुवीय विलायक कौन से हैं, अध्रुवीय विलायक
अध्रुवीय विलायक में आपका जैसे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन C6H6 द्रवीय होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, लेकिन इसमें कोई ध्रुव नहीं है, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है अगर हमारा एल्केन अध्रुवीय है, जो कि मैंने बताया क्यों अध्रुवीय है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जल में या किसी भी एसिड में या इन सब चीजों में अघुलनशील होगा, नहीं घुलेगा, अविलेय होगा, ठीक है। अविलेय होगा मतलब क्यों, क्योंकि ये सब ध्रुवीय विलायक है। अच्छा, किसमें घुलनशील होगा, अध्रुवीय विलायकों में, जैसे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि टिट फॉर टैट, जो जैसा है, अगर कोई भी यौगिक अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में घुलनशील हो जाएगा, ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में घुलनशील हो जाएगा, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे एल्केन अध्रुवीय हमने कैसे डिसाइड किया, कार्बन हाइड्रोजन के पास प्लस माइनस चार्ज नहीं आता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता लगभग समान होती है, तो ये अध्रुवीय हो जाते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं, और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में घुलनशील होता है। तो ये कॉन्सेप्ट फाइनली आता है कि एल्केन जो है अध्रुवीय हैं और अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन में घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा मेन कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो आता है, तीसरी प्रॉपर्टी, फिर से बता दूं, पहला क्या बताया, संरचना, और दूसरा उसी में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। दूसरा क्या बताया, अध्रुवीय होते हैं, जो ऊपर भी लिखा है, ठीक है, और किसमें घुलनशील होंगे, अध्रुवीय विलायकों में, ठीक है, अध्रुवीय विलायकों में। तीसरा पॉइंट आता है इनका गलनांक और हिमांक, ठीक है। गलनांक हिमांक हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, नहीं सॉरी, गलनांक हिमांक नहीं होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं जो है बॉइलिंग पॉइंट, वाष्पांक बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसमें बॉयल होने लगे, और मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बोलते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, ठीक है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। वाष्पांक और जो है आपका गलनांक क्या होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, लेट्स से CH4 है, मेथेन है, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, एथेन है, तीसरा प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन है, ठीक है, पांचवा पेंटेन है, ठीक है। यहां पे C3H8 होगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर हम देखेंगे तो इधर से अणुभार क्या है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो जा रही है, तो अणुभार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जब अणुभार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एल्केन की बात हो रही, तो एल्केन का अणुभार जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका वाष्पांक और गलनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे CH4 है, तो हम इसको जितना ऊर्जा दे रहे हैं गलाने के लिए, वो क्या होगा, इन चार बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, ठीक है, चारों बॉन्ड को। लेकिन अगर यहीं पे इसके पास ऐसा है, एथेन है, तो क्या होगा, अब इसको इतने सारे बॉन्ड तोड़ने हैं, इतने सारे बॉन्ड तोड़ने, तो इसको क्या होगी, अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, यानी अणुभार बढ़ने का मतलब क्या है, उसका नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी
बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। क्यों होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो है बंधों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें जो है एनर्जी ज्यादा देनी होती है उनको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अब चौथा क्या है। ठीक है, CH4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं, C2H6, C3H8, C4H10। ठीक है, इतना मानते हैं। क्या है ये, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, चार जो है हमारे एल्केन के पहले सदस्य हैं, जिसमें इसमें कार्बन एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है। ठीक है, क्या होता है कि कार्बन एक से कार्बन चार जिनमें पाया जाता है वो गैस होती है। फिर कार्बन पांच से लगभग कार्बन 10, या मान लीजिए कार्बन 14 तक का, 10 से 14 ऐसे बोलते हैं, या कार्बन 5 से बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, ये द्रव होती हैं। ठीक है, और कार्बन 14 से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है, यानी प्रथम भौतिक अवस्था देखने में कैसे होती है, हमने ये पता कर लिया कि जो है रंगहीन होती है, देखने में कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, कोई गंध नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है, क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है, संरचना क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जान ली। लेकिन जो सबसे मेन बेसिक है, कार्बन एक से चार गैसें होती हैं, कार्बन 5 से या कार्बन 6 से ले लेते हैं लोग, 14 तक का द्रव होता है, और उसके बाद जो है ठोस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन एक से लेकर कार्बन चार तक इनके अणुभार कम होते हैं। अणुभार क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी इसका मतलब है ये गैसें बहुत हल्की, ये बहुत हल्की होती हैं। कार्बन एक से चार जो भी एल्केन्स होते हैं तो हल्की होती हैं। जो चीज जितने हल्की होगी वो चीज उड़ सकती है। इसका मतलब क्या होगी, वो गैस हो जाएगी। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, ठीक है, यानी उनका भार जैसे जैसे बढ़ेगा, कार्बन 5 से शुरू होगा, जैसे कार्बन और आगे बढ़ता जाएगा, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे यानी अणुभार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, तो क्या होगा, उड़ने में दिक्कत होगी। तो उड़ने में अगर दिक्कत होगी तो क्या हो जाएंगे, द्रव हो जाएंगे। ठीक है, फिर और जैसे भार बढ़ेगा, C14 से और ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे से और ज्यादा भार हो जाता है तो उनको थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत होती है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ठोस है, कुछ भी मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जनरली समझने के लिए ऐसे कैटेगराइज किया जाता है कि जो गैसें हल्की होती हैं, जिनका अणुभार C1 से C4 तक कम होता है, ठीक है, वो उड़ उड़ सकती हैं, उनके पास उड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि हल्की हैं तो उड़ जाएंगी, इसलिए उसको गैसियस होती हैं, गैसियस अवस्था होती है। C5 या C6 से जो C10 या समथिंग होता है, या C14 जो भी मान लीजिए। ठीक है, उनका अणुभार कुछ ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो हल्का सा उनको उड़ने में दिक्कत होती है, नहीं उड़ सकती है, तो द्रव हो जाती है। और उसके बाद जो ऊपर की गैसें होती हैं, C14 से ऊपर जो हो जाती हैं, ठीक है, उनका अणुभार बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है अणुभार। और जब किसी भी चीज का भार बहुत बढ़ जाएगा तो उनको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी, तो वो ठोस हो जाती है। ठीक है, ये जनरली समझने की क्राइटेरिया से मैंने बता दिया है। ठीक है, कि ऐसी चीजें होती हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, क्या होती हैं, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। ठीक है, और दूसरा संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp3 संकरित कार्बन होता है, जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट का ये होता है। ठीक है, तीसरा हमने क्या बताया, जो एल्केन है वो क्या है, अध्रुवीय है, नॉन पोलर। और किसमें घुलनशील होंगे, अध्रुवीय विलायकों में।
क्यों ऐसा होता है नॉन पोलर क्यों? अभी मैंने बता दिया कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी तरफ नहीं जाता, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं आता है, कोई ध्रुव जनरेट नहीं होता है, कोई ध्रुव की उत्पत्ति नहीं होती है, इसीलिए जो है ये नॉन पोलर होते हैं। और इसी वजह से टिट फॉर टैट का कॉन्सेप्ट बताया कि जो जैसा है वो उसी प्रकार से उसमें घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एल्केन के लिए लागू नहीं होता है टिट फॉर टैट वाला, वो किसी भी यौगिक के लिए लागू होता है कि अगर वो ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में घुल जाएगा, अगर वो अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में घुल जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट जो हमने बताया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाते हैं, अणुभार बढ़ने पर बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंधों की संख्या कम होगी, वो कम होंगे तो उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन जब ज्यादा चाहिए होती है तो उनके बीच जो बल होता है, अंतर आणविक बल जिसको बोलते हैं, उसके लिए उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए तोड़ने के लिए। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और हमारे पास पांचवा हमने क्या बताया, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट C1 से C4 भौतिक अवस्था क्या होती है। भौतिक अवस्था का मतलब देखने में कैसे होते हैं, तो C1 से C4 गैस होती हैं। क्यों बताया वो भी, C5 से C10 या समथिंग जो होता है आप लोग देख लीजिएगा एक बार, द्रव होती है C10 या C14, और उसके ऊपर जो होता है वो जो है ठोस होती है। क्यों? क्योंकि यहां भी कॉन्सेप्ट अणुभार, भार बढ़ा तो वो धीरे धीरे द्रव हो जाती हैं, उड़ने में दिक्कत होती है, और जैसे जैसे और भार बढ़ जाएगा वो ठोस हो जाती है। ये सिंपल समझने की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया आपका कि इनकी भौतिक गुण क्या थे। ठीक है, अब जो इनके मेन इंपॉर्टेंट है कि ये रासायनिक गुण इनके क्या क्या हैं, जिनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक दो हम कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो करा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले वीडियो में कराएंगे कि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। जो पहला मेन इंपॉर्टेंट है वो दहन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबशन, जलाना। ठीक है, पहला चीज बता दें कि एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। जनरल केसेस में अभिक्रियाएं नहीं करते हैं। ठीक है, संतृप्त होते हैं, इनके पास बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, तो इसलिए बहुत संतृप्त होते हैं, किसी भी सामान्य अवस्था में रिएक्शन अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ताप, दाब या और भी कुछ करने की जरूरत होती है जिससे रिएक्शन देते हैं। दहन में क्या होता है, दहन में आप सबको पता होना चाहिए, जब हम कोई चीज जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम किसी चीज को जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई यौगिक या कोई भी चीज जलती है तो क्या होता है, बहुत सारा प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यही प्रक्रिया दहन कही जाती है, कंबशन कही जाती है। कोई भी चीज ले लीजिए, आप कागज जला रहे हैं, ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं जलेगा। कागज जलाएंगे तो क्या होगा, उजाला उत्पन्न होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा और ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, एनर्जी उत्पन्न होगी। तो ऐसे सेम जो है एल्केन्स के साथ है। एल्केन्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका एलपीजी सिलेंडर होता है, जिसमें लिक्विड करके ये एल्केन की गैसें भरी जाती हैं, ब्यूटेन और सब कुछ। तो क्या होता है, जैसे माचिस लगाते हैं वो जल जाती है, और जलने पे क्या देती है, हमें बहुत सारा प्रकाश मिलता है और ऊर्जा मिलती है। तो एक इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका मेथेन। अगर हम जलाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये मेथेन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जो है जल निकलेगा, जल के वाष्प निकलेंगे और साथ साथ में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इनका गुण है, मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन्स का, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो है कंबशन, दहन, कैसे जलती हैं। ठीक है, और बताया दहन क्या होता है, जब कहीं भी बात आएगी कंबशन की तो इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस चीज को जलाना है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने के बाद बहुत सारी प्रकाश और बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि दूसरा भी एक बार रिएक्शन देख लीजिएगा, C6H14, ये क्या है, हेक्सेन है। ठीक है, प्लस 19 O2 हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा क्यों निकलती है, क्योंकि यह जो अभिक्रिया होती है, जो दहन होती है, ये क्या होती है,
उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी उन अपक्रियाओं को कहते हैं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्जोथर्मिक। उष्माक्षेपी अपक्रिया है जो बाहर ऊर्जा निकालती है, ठीक है। जिन अपक्रियाओं में जो अपक्रिया होते हुए उनसे ऊर्जा बाहर निकलती हो उनको हम एक्जोथर्मिक कहते हैं। एक्जो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब उष्मा, ठीक है। तो उनको हम उष्माक्षेपी कहते हैं या एक्जोथर्मिक कहते हैं, जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है। और जिन अपक्रियाओं को कराने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है उनको हम बोलते हैं उष्मा शोषी, ठीक है। एंडोथर्मिक जो उष्मा का शोषण करती हूं, बाहर से एनर्जी लेती हूं, ठीक है। तो दहन कैसी प्रक्रिया है? उष्माक्षेपी प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि उसमें हम कोई भी एल्केन डालते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी डालेंगे, हेक्सेन तक का जो भी डालो एल्केन, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होगी, जल जाएगी, कंबशन होगा उसका, और बहुत सारी मात्रा में जो है उष्मा और प्रकाश जो है उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो वो एक पहली प्रॉपर्टी है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा मैं बता देता हूं, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, जो इसकी दूसरी मुख्य अभिक्रिया। क्या होता है इसमें हैलोजनीकरण में? जान लीजिए। हमने मेथेन ले लिया, इसमें क्लोरीन ले लिया। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से अभिक्रिया होती है। हैलोजन से अभिक्रिया, हैलोजन क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन्स होते हैं। ये बेसिकली क्या होती है? एक प्रकार की प्रतिस्थापी अभिक्रिया है। प्रतिस्थापी अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों प्रतिस्थापी है देख लीजिए यहां पे, ठीक है। हमने थोड़ा सा हीट दिया, उष्मा दिया, या जो है थोड़ा सा प्रकाश डालें। प्रकाश हम एच न्यू से लिखते हैं, एच न्यू, ठीक है, फोटॉन जिसको लिखते हैं। तो क्या होगा, यहां पे 8 Cl है, 4 दूनी 8, इसमें से 4 Cl इस हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, और जो 4 हाइड्रोजन बचा और 4 Cl बचा है Cl के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने CH4 लिया, 4Cl2, हमने लेट से हमने लाइट डाला, तो क्या हुआ, 4 Cl यहां जुड़ गया और इस 4H को बाहर निकाल लेंगे। यानी जो यहां Cl था उस इस 4 की जगह पे आके बैठ गया, प्रतिस्थापी, इसको हटा दिया, उसकी जगह पे आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए अपक्रिया प्रतिस्थापी अपक्रिया कही जाती है। 4 क्लोरीन आया, इस 4 हाइड्रोजन को हटा दिया, और इन चारों हाइड्रोजन के साथ जो बचा हुआ 4 क्लोरीन था वो इधर बाहर निकल गया, और 4 क्लोरीन, पहले क्या था CH4 था, इसकी जगह पे क्या हो गया, CCl4 हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इससे क्या बन गया, हम इसको बोल सकते हैं, एक इसको क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है, या हेलो एल्केन जिससे कहा जाता है। तो एक बनाने की विधि भी है हेलो एल्केन, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हैलोजनीकरण जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, जो एल्केन्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। एक प्रकार की प्रतिस्थापी अपक्रिया है, उनमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, हैलोजन्स के द्वारा, वो चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, किसी के द्वारा, और उसकी जगह पे जाके हैलोजन लग जाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इसको प्रतिस्थापी अपक्रिया भी कहते हैं, हैलोजनीकरण को। कैसे होता है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। बेसिकली यहां पे जान लीजिए, वो जैसे CH4 है, हमने एक Cl2 पहले लिया, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन निकला, यहां पे CH3Cl हो गया और एक H, एक Cl निकल गया पहला स्टेप में। फिर क्या हुआ, अभी H बचा है, तो जितना H, फिर ये CH3Cl जो है यहां से फिर आएगा, फिर दूसरे Cl के साथ अपक्रिया करेगा, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक Cl और बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2, 2 Cl हो गया, प्लस HCl बाहर निकल गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये CH2Cl2 आएगा, फिर Cl2, तो क्या हो जाएगा, CHCl3, फिर HCl, ठीक है। फिर CHCl3 हुआ, फिर Cl2 हो गया, तो ये क्या हो गया, CCl4 प्लस HCl। इस प्रकार से अभिक्रिया 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। 4 Cl2 थे यहाँ पे, देख लीजिए, 1 Cl2, 2 Cl2, 3 Cl2, 4 Cl2, 4 Cl2 हमने ले लिया, ठीक है। एक CH4 लिया था शुरू में, एक CH4 लिया, बाद में क्या बन रहा है, CCl4 बन रहा है, 4 HCl निकले, 1 HCl, 2 HCl, 3 HCl, 4 HCl। तो इस प्रकार से अभिक्रिया 4 चरणों में होती है, 4 स्टेप में होती है। पहला, एक Cl आया, एक H को यहाँ पे हटाया,
ठीक है, HCl बाहर निकल गया, CH3Cl हो गया, दूसरा Cl आया, दूसरे H को नहीं, मतलब स्टेप वाइज एक स्टेप में एक हाइड्रोजन निकला, एक स्टेप में दूसरा निकला, एक स्टेप में तीसरा और एक स्टेप में चौथा। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रतिस्थापी अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि हर स्टेप में क्लोरीन क्या आता है, एक एक हाइड्रोजन को बाहर निकालता जाता है और लास्ट में आखिरी स्टेप में सारे हाइड्रोजन आपके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो मेन अपक्रियाएं आपकी मैंने बता दी। ठीक है, कंबशन दहन क्या होता है, ठीक है, वो मैंने बता दिया है। और जो है आपका हेलोजनीकरण क्या होता है, हेलोजिनेशन क्या होता है। ठीक है, दहन मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्केन्स जो है प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और एल्केन ही नहीं, दहन कहीं भी बात आएगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका जलना ही होता है। ठीक है, तो दहन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, ठीक है, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, जिसमें हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आकर के हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे जुड़ जाते हैं। यह एक प्रकार की प्रतिस्थापी अपक्रिया है, और जुड़ने के बाद जो है क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये इतना कॉन्सेप्ट आज तक का था। इस वीडियो में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी हैं, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, संरचना क्या होती है, और उसके पीछे के रीजंस भी बता दिए हैं, क्यों एल्केन्स अध्रुवीय होते हैं, क्यों उनके जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, और वो गैस, ठोस या द्रव क्यों होते हैं। ठीक है, वो भी एक नॉर्मल समझने के बेसिस पे हमने रीजन बता दिया है कि ऐसे ऐसे होते हैं। तीसरा क्या है, जो है हमने इसके रासायनिक गुण बता दिए हैं कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा दो इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण बता दिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो और इंपॉर्टेंट गुण है वो भी बता देंगे। दूसरा पहला क्या बताया, दहन, दूसरा क्या, हेलोजनीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाकी रासायनिक गुण के साथ। तब तक के लिए आप लोग बाय बाय, एंजॉय कीजिए।